चैप्टर 6। सिद्धांत जल्दी से बाहर निकला और एक मॉल में चला गया। वो मॉल उसका खुद का था। उसमें एक फीमेल स्टाफ को बुलाया और बोला, आई वॉन्ट अंडर गारमेंट्स फॉर अ गर्ल। ओके मास्टर, मैं लाती हूँ, उस फीमेल स्टाफ ने बोला। तो सिद्धांत बोला, मुझे दिखा दो कहाँ है, मैं खुद ले लूँगा। वो स्टाफ उसे एक तरफ ले जाती है और एक साइड हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है। सिद्धांत घूम घूम कर सारी चीज़ें देख रहा था। उसे तारा जिस तरह की इनरवेयर पहनती थी वो उसे नहीं दिखी। वो सोचने लगा क्या करे, यहाँ तो वो है ही नहीं। वो लड़की उसे कन्फ्यूजन से देख कर बोली, मैं हेल्प करूँ मास्टर। सिद्धांत ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। वो लड़की बोली, साइज आई डोंट नो। वो लड़की कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। ऐसे कैसे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी सर। वो फिर से बोला, शी इज़ अराउंड 18। ओके मास्टर। तभी सिद्धांत ने कहा, पर वो जैसा पहनती हैं यहाँ है ही नहीं। वो लड़की समझ गई। वो उसे टीन एज वाले साइड में ले जा रही है और वहाँ पर सिद्धांत को वैसे ही इनरवियर दिखती है। वो बहुत सारे उठाकर पैक करवा लेता है और अपने मैचन में आता है। जब वो अंदर आता है तो उसे तारा अपना सर झुकाकर बैठी दिखती है जो बाथरूम में थी। वो उसके सामने सारे कपड़े रखकर बोला, अब पहनो। तारा उसे एक दंड देने लगी। फिर वो बोला, अब क्या हुआ, सारी चीज़ें तो है, वेयर इट। वो बड़ी खामोशी से उसे देखने लगी। अब सिद्धांत को गुस्सा आने लगा। उसने एक झटके से उसे बेड पर खड़ा किया और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो एक झटके से उसके बाथरूम के नोट को खींच लेता है और अब उसके सामने बिल्कुल न्यूड थी। खुद को ऐसे देख कर तारा काफ़ी घबरा गई। उसे जब खुद को ढकने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो सिद्धांत से ही चिपक गई और खुद को कवर करने लगी। उसी इस मोमेंट में सिद्धांत बिल्कुल शॉक हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने कस कर उसको ज़ोर से भींच लिया। उसकी इतना ज़ोर से पकड़ने से तारा दर्द खोने लगा और वो हल्का सा चीख उठी। सिद्धांत जब नीचे देखता है तो उसे तारा की बैग दिखती है जहाँ पे बिल्कुल रेड सा मार्क हो गया था। वो उसे देखते हुए बोला, ये कैसे हुआ। वो हमेशा की तरह चुप रही। वो कुछ नहीं बोली। तो सिद्धांत ने कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा। वो धीरे से बोली, वो वो इलास्टिक से लग गया। क्या बोली। वो फिर से अपनी आंखें घुमाकर पूछता है, इलास्टिक से लग गई। तारा की बात सुन सिद्धांत को सब याद आ गया और वो ऐसे ही तारा को खुद से चिपकाए हुए उसके बैक पर किस करता है। तारा शेयर जा दिया। वो फिर से बोला, उस टाइम लगाना। वो धीरे से सर हिला दिया। वो उसे अपने गोद में उठा लेता है और एक हाथ में ऑर्नमेंट लिए आता है। फिर उसको बेड पर उल्टा लेटा देता है और धीरे धीरे ऑर्नमेंट लगाने लगा। तारा उसका ये रूप देख हैरान थी। खैर जो भी हो, अब जब उसने दवाई लगा दी तो एक बड़ा सा साइज़ का टी शर्ट उसकी और बढ़ाकर बोला, वेयर इट। वो उठकर क्लोसेट की तरफ जाने लगी तो सिद्धांत उसको खींच लेता है और वो सीधा उसकी गोद में बैठ जाती है। अभी वो बिना कपड़ों के ही साथ में सिद्धांत खुद पर बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। उस पर से उसका इतना करीब बैठना उसे पागल करने लगा। उसकी पकड़ तारा पर कस गई। तारा झटक कर खड़ी हो गई तो सिद्धांत जल्दी से उठा और टी शर्ट उसको पकड़ा कर बोला, जल्दी पहन लो और मेरे आने तक तुम खाना खा लेना, और वॉशरूम चला गया। तारा उसके जाते ही जल्दी से टी शर्ट पहनती है और बेड पर बैठ कर खाने लगती है। उसे खाना अच्छा नहीं लगा था। वैसे भी उसे हेल्दी खाने में सिर्फ भिंडी और पालक पसंद थी। बाकी दुनिया में जो भी हेल्दी चीज़ें थी वो तारा के गले से नहीं उतरती थी। वो थोड़ा सा खा कर प्लेट साइड टेबल पर रख देती है और बेड पर लेट जाती है। वहीं सिद्धांत वॉशरूम में खुद को शांत कर रहा था। वो झाँक कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अभी अपने मन में सोच रहा था कि अगर वो अभी नहीं उठती तो वो उसके साथ कुछ गलत कर देता। उसे तो जो लड़कियां रोज़ इंटीमेट होती थी वो भी नहीं झेल पाती। उसे इतनी छोटी लड़की कैसे झेल पाती। वो काफ़ी बुरा फील कर रहा था। उसने खुद से प्रॉमिस किया था मुझे उससे दूर रहना चाहिए और वो काफ़ी देर तक ठंडे पानी में खड़ा रहा।
असल में उसकी आंखों में तारा का मासूम चेहरा इस तरह बस गया था कि वो कुछ और सोच नहीं पा रहा था। आज तक सिद्धार्थ बहुत लड़कियों के साथ संबंध बनाया था, पर उसने सिर्फ उतना ही किया था। कभी कभी वो तो उस लड़की का चेहरा भी नहीं दिखता था। तारा पहली लड़की थी जो उसे इस कदर उलझा रही थी। वो बहुत परेशान था। उसका चेहरा उसे एक पल भी शांत होने नहीं दे रहा था। वो वॉशरूम से निकलकर बाहर आया। उसने देखा तारा सो रही थी। खाने की प्लेट में उसने एक ही रोटी खाई थी। फ्रूट भी वैसे ही पड़े थे। सिद्धांत थोड़े गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। वो उसके पास झुकता है तो उसका मासूम सा चेहरा देखकर बिल्कुल शांत हो गया। वो बोला, नॉट फेयर है, मुझे बेचैन कर कर खुद सो रही हो। मन तो कर रहा है तुम्हें कभी सोने ना दो, पर इतने नाजुक डॉल हो तुम, डर लगता है कहीं हाथ लगाने से टूट ना जाओ। और एक स्माइल करता है। फिर वो खुद हैरान था कि वो स्माइल कर रहा है। वो उसके कान में धीरे से बोला, गुड नाइट लिटिल गर्ल। वो धीरे से बोली, गुड नाइट डेविल सर। ये सुनकर सिद्धांत की आंखें फैल गई। डेविल सर, क्या ये मैं हूँ? वो सोचने लगा। उसका मन हुआ कि वो उसको जगाकर पूछे, पर ये तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जगाने के बाद तो वो फिर से चुपचाप उसकी बातें सुन दी। वो उठा और रमन को कॉल करने लगा, जो कि उसका असिस्टेंट था। सो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 7। रमन को कॉल करने लगा। रमन, हेलो मास्टर। सुनो, रणदीप राठौर की डील कहाँ तक पहुँची? उधर से रमन बोला, ऑलमोस्ट डन मास्टर। ओके, पर ध्यान से, क्योंकि वो कोई चालाकी भी करेगा और मैं उसकी चालाकी को अच्छे से जानता हूँ। ओके सर। वो फ़ोन रख कर कुछ सोचने लगा। उसके जहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या डील पूरी होने तक उसे तारा को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो अपने अंदर के एहसासों को और हवा नहीं देना चाह रहा था, इसलिए वो अपने बेड पर जाकर करवट बदलने लगा। काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आई। उसके साथ ऐसा अक्सर होता था। उसे अक्सर नींद नहीं आती थी। वो बहुत कम सोता था। उसका रीज़न उसका इतना बड़ा बिजनेस था जिसे वो अपने दम पर संभालता था। उसके पिताजी निर्मल कपूर एक बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी फैमिली में उसके अंकल, उनके दो बेटे सिद्धांत की खुद एक छोटी बहन और एक भाई था, पर वो कभी उनके साथ नहीं रहता था। उसको अपना एक ठिकाना था। लोग उसके नाम से ही काँपते थे, जहाँ तक कि वो अपनी माँ से भी बहुत कम बात करता था। उसकी लाइफ में क्या हो रहा होता है ये उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। जब उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई तो वो उठकर खड़ा हो गया और पानी पीने लगा। फिर अनजाने में ही वो तारा के कमरे की ओर बढ़ गया। धीरे धीरे वो उसके बेड के पास पहुंचा और उसके पास बैठ गया। तारा किसी गठरी की तरह अपने हाथ पैर मोड़ कर सो रही थी। उसकी टी शर्ट उसके कंधों से सिरकी हुई थी और उसके पतले गुलाबी होठ सिद्धांत को अंदर से झंझोड़ रहे थे। वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ा और उसके पेट पे अपना हाथ रख दिया। धीरे धीरे उसकी बॉडी को सहलाने लगा। तारा अनजाने में उससे बिल्कुल चिपक गई, जैसे उसे सुकून मिल रहा हो। वो धीरे से उसका सर ऊपर उठाता है और अपनी गोद में रख लेता है और वो धीरे बेड से टिक कर उसके बालों को सहलाने लगा। तारा इससे लग कर सो रही थी। थोड़ी देर में सिद्धांत भी सो गया। सुबह जब सिद्धांत की नींद खुली तो तारा उसके गोद में आराम से सो रही थी। वो उसका मासूम सा चेहरा देख उसके चेहरे पर अपना हाथ रख है। तभी उसकी नींद खुल गई। तारा घबराहट के मारे उठने लगती है तो सिद्धांत के चेस्ट से उसका सर टकरा गया और वो अपना सर रगड़ते हुए धीरे से उससे अलग हुई। उसके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था उसे काफ़ी चोट लगी थी। सिद्धांत उसकी उंगली से अपने पास बुलाया। वो उसको एक तक बिना किसी मूवमेंट के देख रही थी। फिर अचानक उसके मुंह से निकला, डायमंड सर। डायमंड सर, आप कपड़े के अंदर क्या लोहे के कपड़े पहने हुए हैं? और फिर आंखें फाड़ कर उसकी बॉडी की तरफ देख रही थी। सिद्धांत उसकी इस बात से हैरान हुआ। फिर वो उसको एकदम देखने लगा।
अचानक तारा को एहसास हुआ कि अभी किसके पास है और उसने क्या बोल दिया। डायमंड सर अब उसकी डर के मारे हालत ख़राब थी। वो धीरे धीरे बेड से उतरने लगी। जैसे वो बेड पर खड़ी हुई कि झट से नीचे भागने लगी। सिद्धांत ने उसका टी शर्ट एक मुट्ठी में भरा और अपनी तरफ खींचा। वो सीधा उसकी गोद में गिर गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो डर से अपनी आंखें भींच ली। उसे फिर से लगा सिद्धांत उस पर हाथ उठाएगा। सिद्धांत उसकी बंद आंखों और डरा हुआ चेहरा एक तरफ देख रहा था। फिर वो धीरे से उसके होठ पे किस करता है और फिर से उसका फेस देखने लगा। तारा चौंक गई। उसकी आंखें खुलती हैं और जल्दी से उठने की कोशिश करती है और इस शक्ल में उसका सर सिद्धांत के सर से टकरा जाता है और फिर वो रोनी सूरत बनाकर अपना सर रगड़ने लगी। सिद्धांत जल्दी से उसका हाथ हटाकर देखता है और उसे हल्का सा सहलाते हुए बोला, संभाल कर लिटिल गर्ल, तुम्हें लगी ना। तारा अपनी आंखें बड़ी कर उसकी ओर देखने लगी तो सिद्धांत को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो तारा से कितना सॉफ्टली पेश आ रहा है। उसकी आंखें सख्त हो गई और वो बेड से उठकर बोला, मेरी इजाज़त के बिना कमरे से बाहर निकलना भी मत। तारा जमी सी अपने होंठ पर हाथ रख किसी गहरी सोच में डूबी थी। वो उसे वैसे ही छोड़कर बाहर निकल गया। नीचे आकर उसने अपनी मेड से कहा, सुनो, आज से तुम उसका ध्यान रखना और उसे टाइम से खाना खिला देना। ओके मास्टर। वो मेड बड़ी शीतलता से बोली। सिद्धांत रेडी होकर ऑफिस चला गया। इधर वो मेड जल्दी से तारा के पास गई। वो उसे ये खुशखबरी जल्दी से देना चाह रही थी कि वो सिद्धांत के ऑफिस जाने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो कमरे के अंदर आई तो उसने देखा तारा बेड पर अपनी उंगली को अपने होठों पे लगाए हुए कुछ सोच रही थी। वो धीरे से उसके बेड के पास बैठ गई और बोली, क्या हुआ प्रिंसेस। तारा चौंक कर पलटी और मीट को देख खुश हो गई। आप आ गई। डायमंड सर ने आपको आने दिया। हाँ, क्योंकि तुम अब अच्छे से खाना खाती हो ना, इसीलिए तुम उनकी बात मानोगी तो वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। तारा बोली, क्या सच में। हाँ बिल्कुल। क्या मुझे वो अपने घर पे जाने देंगे। मीट थोड़ा चौंकी और बोली, हाँ क्यों नहीं। अब चलो जल्दी से नाश्ता करो फिर हम मज़े करेंगे। तारा मुंह बनाकर बोली, पर मैं तो बाहर नहीं जा सकती। मीट बोली, बाहर नहीं जा सकती तो क्या, घर पर तो मज़े कर सकते हैं ना। और उसे बेड से उठाकर बाथरूम भेजते हुए बोली, तुम जल्दी से नहा लो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। और वो उठकर बाथरूम जाती है। इधर सिद्धांत आज बहुत लाइट फील कर रहा था। रोज़ के मुकाबले वो गुस्सा भी बहुत कम कर रहा था और प्रोडक्टिव भी था। उसे अपने अंदर काफ़ी एनर्जी महसूस हो रही थी। लगभग 2 बजे तक वो अपने सारे काम कंप्लीट कर चुका था। अब बस थोड़ा आराम करना था। वो अपनी आंखें मूंद कर चेयर पर बैठा तो उसे तारा का मासूम चेहरा दिखा, जो उसके हर एक मोमेंट पर अपनी आंखें भींच लेती है, जैसे वो उसे पीट देगा। ये याद करके सिद्धांत स्माइल करने लगा। तभी उसका प्रिय रमन उसे देखता है। उसे स्माइल करते देख वो चौंक गया। वो काफ़ी देर से कोई फाइल चेक कर रहा था। अचानक उसकी नज़र सिद्धांत पर गई तो वो आंखें बंद करके मुस्कुरा रहा था। वो बिना वो बिना कुछ बोले फिर से अपना काम करने लगा। उसने मन में सोचा, आज मास्टर को हुआ क्या है। लग नहीं रहा कि वो पहले वाले मास्टर हैं। वही सिद्धांत जल्दी से अपने घर की फुटेज चेक करने लगा, जिसमें उसने देखा कि तारा उसकी मीट के साथ कोई कार्टून देख रहे हैं। उसके हाथ में एक आइसक्रीम थी जिसे वो थोड़ा थोड़ा खा रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसने उसने रेड कलर का ओवर साइज टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहन रखे थे। बीच की मांग निकले 2 चोटी में वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी। सतान को उस मीट के साथ खुश देखकर कुछ अजीब लग रहा था। तारा बीच बीच में मीट को कुछ बता रही थी। जब उसने उसकी बात सुनी तो उसका चेहरा और सख्त हो गया और वो जल्दी से अपने विना के लिए निकल गया। सो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 8 आइसक्रीम किस। सिद्धांत गुस्से से विला के लिए निकल गया। वो अगले कुछ मिनट बाद विला में था। उसे देखकर गार्ड उसे ग्रीट करते हैं। वो बिना कोई एक्सप्रेशंस के अंदर चला गया। अंदर हॉल का नज़ारा देख वो एक पल के लिए वहीं ठहर गया। तारा आइसक्रीम लिए दौड़ रही थी और मीर उसके पीछे से आवाज़ दे रही थी, रुको,
अरे रुको, क्या धमाचौकड़ी मचा रखी है, तुम्हें लग जाएगी। पर तारा अपनी धुन में थी। वो चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं, पकड़ कर दिखाओ मुझे, आपको पता है मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और फिर वो भागने लगी। वहीं मीर जैसी पलटी, सामने सिद्धांत दिख गया। उसकी तो हालत ख़राब हो गई। वहीं सिद्धांत गुस्से से उसे घूर रहा था। जब वो तारा पीछे से किसी की आवाज़ नहीं सुनी तो वो पीछे पड़ी। सामने सिद्धांत को देख वो वहीं जम सी गई। सिद्धांत उसे आंखों से इशारा कर अपने पास बुलाया। तो तारा सर झुका ले दिया और हमेशा की तरह खड़ी रह दिया। तो सिद्धांत उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके शूज़ शूज़ की आवाज़ सुनकर वो खुद से उसके पास आने लगी। एक हाथ में आइसक्रीम पकड़े और एक हाथ में उसके बालों की जैसे और अपने बालों की चोटी जैसे तैसे पीछे करके आगे आ रही थी। तो सिद्धांत से टकराई। वो डर से पीछे होने लगी। तो सिद्धांत ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसके क्यूट से चेहरे को देखने लगा। थोड़ी देर पहले वो गुस्से से था, अभी वो रिलैक्स था। पर उसने अपना चेहरा सख्त करते हुए कहा, तुम आइसक्रीम खा रही हो। तारा डर के मारे अपना थूक निकलने लगी और धीरे से पीछे हटने लगी। पर वो पीछे नहीं हट पाई क्योंकि सिद्धांत ने उसे कमर से पकड़ रखा था। वो फिर से बोला, जवाब दो। वो अकड़ाकर बोली, वो वो डेमन, नो मास्टर, नो नो मास्टर। वो मैं उसकी घबराहट देखकर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा, तुम एक बार में पूरी बात नहीं कह सकती क्या। वो अपना गला ठीक करके अपनी आंखें बंद की और बोली, वो मैंने खुद नहीं मंगवाया था। और डर से अपना सर नीचे कर ली। सिद्धांत उसकी थोड़ी पर सिद्धांत उसकी थोड़ी को पकड़ कर उसके चेहरे को ऊपर उठाकर बोला, तुम अकेले अकेले खा रही हो, मुझे नहीं खिलाओगी। सिद्धांत की बात सुन तारा की आंखें बड़ी हो गई। वो सिद्धांत से आइसक्रीम वाला हाथ ऊपर करके बोली, लीजिए। सिद्धांत ने उस आइसक्रीम को देखा जो पिघल रही थी और तारा के हाथों पर भी लग गई थी। जिसे देख सिद्धांत बोला, तुम अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी, वो बोलो। तो वो कुछ नहीं बोली। तुमको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, तुम मुझे पूछना किसी और से नहीं, समझी। और फिर उसने गुस्से भरी नज़र मीट पर डाली। मीट उसका इशारा समझ गई। असल में थोड़ी देर पहले शिजुका उससे पूछ रही थी कि आज डायमंड सर ने उसे किसी क्यों दी। तो वो मीट ने कहा, कहाँ पे। तो तारा ने अपने होठ पर उंगली रखकर कहा, यहाँ। मीन उसे समझाकर बोली, बेटा अगली बार जब वो तुम्हें किस करे तो अपना सर आगे करना और होठों पे हाथ रख लेना, समझी। तारा तो ना समझी से बोली, हाँ बोल दे रही है। पर सिद्धांत सब समझ गया। वो बोला, तुम्हें मेरे अलावा किसी की भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, समझी। वो हाँ में सर हिला दे रही है। सिद्धांत जैसे उसके चेहरे के करीब अपना मुंह किया, तारा झट से अपना सर आगे कर देती है। उसकी ये हरकत देख सिद्धांत गुस्से से मीट की तरफ देखता है। मीट की तो जान ही निकल गई थी। अब सिद्धांत धीरे से बोला, फैर फेरी पार्लर हिलकर। फिर उसका आइसक्रीम वाला हाथ पकड़कर बोला, मुझे खिलाओ। तारा धीरे से उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ा देती है। वो उसका हाथ पकड़े हुए बोला, ऐसे नहीं खाता मैं। वो उसकी तरफ देखकर बोली, फिर कैसे। सिद्धांत आइसक्रीम को पहले तारा के गालों पर लगा देता है। फिर वो बोला, मैं इसे साफ कर देता हूँ। और उसके गालों पे लगे आइसक्रीम को अपने मुंह में ले लेता है और वो उसके होठों पे आइसक्रीम लगाने लगता है और उसे अपने होठों से सक करने लगा। तारा तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी और सिद्धांत उसके होठों को बहुत ही लाइटली किस कर रहा था। वो बार बार अपने पैर नीचे कर रही थी क्योंकि सिद्धांत काफ़ी टाइम से उसकी कमर को उठाकर ऊपर किए हुए था और उसकी कमर दुखने लगी थी। सिद्धांत ये समझकर उसे कोन में उठा लेता है और उसके दोनों पैर अपनी कमर पर लपेट कर उसे फिर से किस करने लगा। वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। तारा के होठ अब दर्द होने लगे थे। उसने अपना सर इधर उधर करके खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। पर सिद्धांत तो जैसे अपनी धुन में मस्त था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वैसे ही बेडरूम की तरफ बढ़ गया।
वहीं उसकी मेड ये सब देखकर परेशान हो गई थी। एक तो तारा की उम्र काफ़ी कम थी। दूसरा वो इन सब का मतलब भी नहीं समझ रही थी। साथ ही वो परसों से सिद्धांत के यहाँ काम कर रही थी, तो वो जान रही थी कि वो किस तरह का हैवान था। उसने हर रात लड़कियों को चीखने की आवाज़ सुनी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि सिद्धांत तारा के साथ भी ये सब करे, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तारा के पास सिद्धांत को देखकर उसे अजीब सा डर लग रहा था। वहीं सिद्धांत बेडरूम में जाकर वैसे ही उसको गोद में उठा लिए बैठ जाता है और किस करने लगता है। तारा के होंठ बिल्कुल सूज गए थे। अब उसे बहुत दर्द होने लगा। वो हार कर रोने लगी। अब उसके आंसू सिद्धांत के चेहरे पर पड़े तो वो उसे अलग होकर उसका चेहरा देखता है। वो रो रही थी, उसके होंठ बुरी तरह सूज गए थे, पर ऐसे तो वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। सिद्धांत तो वैसे देखकर हंसने लगा। तारा तो उसे यूं हंसता देख खुद है रोना भूल गई और सिद्धांत को देखने लगी। सिद्धांत लगभग 5 मिनट तक हंसता रहा और आज तक इस फिल्म में किसी ने भी उसकी हंसी नहीं सुनी थी। ये एक तरह का आठवां अजूबा था। सारे नौकर और वो मेड सब शौक में थे। कमरे के अंदर क्या हो रहा था उसे नहीं पता था, पर ये हंसी किसी ने आज तक नहीं सुनी थी। तारा उसे यूं हंसते देखकर बोली, आप क्यों हंस रहे हैं? सिद्धांत थोड़ा चुप होकर बोला, बताता हूँ, और तारा को गोद में उठाकर सामने की तरफ बढ़ गया। सो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 9। वो उसे गोद में उठाकर मिरर के पास बैठते हुए बोला, देखो। तारा अपना होठ देखकर खुद ही चौंक गई। फिर बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे किसी ने काट लिया है। सिद्धांत उसके करीब आते हुए बोला, नो, काटा नहीं है, बस थोड़ा सा टच करा है। और दोबारा से उसे बिठाते हुए बोला, आइसक्रीम और खाना है? तारा जल्दी से नाम में सर हिलाती है। सिद्धांत उसे देखकर मुस्कुरा देता है। जब वो वापस अपने कपड़े चेंज करने लगा तो तारा ने डरते हुए अपनी उंगली पकड़ ली। वो एक पल के लिए ठिठक गया। दूसरी ओर रणदीप राठौर अपने कमरे में बैठे कुछ सोच रहे थे। सामने बेड पर शोभा लेटी हुई थी। वो धीरे से उसके सर पर हाथ रखकर बोली, मैंने कहा था ना कि अगर तुम ज़्यादा सोचोगी तो बीमार पड़ जाओगी, पर तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो ना। मैं तुम में बोल बोल कर थक चुका हूँ। वो धीरे से बोली, एक बार मेरी बेटी मेरे घर आ जाए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। ओ शोभा, मैंने कहा ना, तुम हमारी दारू की चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे रहते उससे कुछ नहीं हो सकता, समझी? तुम अपना ख्याल रखो। क्या तुम्हें अब मुझ पर यकीन नहीं रहा जो तुम ऐसी बात कर रही हो? जी मुझे आप पर यकीन है, मैं बस इतना भूल रही हूँ। शुभा रणदीप के हाथ को अपने गालों में पास रख बोलती है। वो उसे बड़े प्यार से निहारते हुए बोली, आप ही पर तो यकीन है, बस बाकी तो नाम के अपने हैं। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रणदीप अपने मन में सोचते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो शोभा, मुझे नहीं पता हमारी बच्ची कैसी होगी। वो इंसान क्या चाह रहा है? मैंने तो अब डील भी उसके नाम कर दिया, फिर भी वो तारक को वापस नहीं आने दे रहा। फिर वो ज़रा गुस्से से भरकर बोला, एक बार मुझे मौका मिल जाए सिद्धांत कपूर, फिर से तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखा दूँगा। तुमने मेरी मासूम सी बच्ची को अपना हथियार बना कर अच्छा नहीं किया, उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। और वो शोभा के चेहरे को देख लगा, जो कि अब गहरी नींद में सो चुकी थी। इधर सिद्धांत के विला में तारा ने जब सिद्धांत की उंगली धीरे से पकड़ी तो वो चौंक कर पीछे पलटा। वो अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, क्या हुआ लिटिल गर्ल? वो डरते हुए उसके पास आई और बोली, वो मुझे मम्मा। आगे की बात बोलने से पहले ही सिद्धांत उसके होठों पर अपनी उंगली से बंद करते हुए बोला, मैं अगर तुमसे सॉफ्टली पेश आ रहा हूँ तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी मर्ज़ी से जो करोगी वो कर सकती हो, समझी? तुमको यहाँ वैसे ही रहना होगा जैसे मैं चाह रहा हूँ। बाकी अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दिला दूँगा, समझी? और फिर धीरे से अपनी उंगली हटाकर तारा उसकी बात सुनकर काफ़ी निराश हो गई। उसे लगा था कि उसकी बात शायद मान जाएगा, पर सिद्धांत की बातों से तो लग रहा था कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था।
वो वापस जाकर बैठ गई। सिद्धांत वॉशरूम चला गया। वहाँ जब वो शावर लेकर बाहर आया तब उसे बार बार तारा का उसकी उंगली को पकड़ना याद आ रहा था। ये सोचकर कितनी उम्मीद से उसकी उंगली पकड़ी थी, पर वो उसकी पूरी बात भी नहीं सुन सका। उसे इस बात का बेहद अफसोस था, पर वो चाह कर भी उसकी मांग पूरी नहीं कर पाया। उसके दूर होने के ख्याल से उसे बड़ी बेचैनी होती थी। वो सोच रहा था कि पूरी डील होने के बाद वो रणदीप को क्या बोलेगा, किस बात पर उसको अपने पास रखेगा। एक ना एक दिन तो वो जाएगी ही। ये सोचकर उसका मन बेचैन हो गया। वो नहाकर जल्दी से बाहर आकर तारा को देखने लगा। वो चुपचाप बैठी अपने होठों को चला रही थी। शायद उसे दर्द हो रहा था। वो उसे वैसे देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया। वो फिर नीचे जाकर डिनर करता है और उसके लिए खाना लेकर उसे प्लेट उसके पास रखा, पर उसने खाने की तरफ देखा तक नहीं। सिद्धांत कुछ देर तक उसे यूं ही घूरता रहा। जब उसने देखा कि तारा को अब बिल्कुल इरादा नहीं है कुछ भी खाने का, तो वो अपने हाथ बांध कर उसे ऑर्डर देते हुए बोला, खाना खाओ। वो चुप रही। वो फिर बोला, मैंने कहा खाना खाओ। वो फिर भी चुप रही। अब वो बेड पर बैठ गया और एक निवाला तोड़कर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, चुपचाप खाओ। वो अपने हाथ से निवाला हटा दिया और वो नीचे गिर गया। सिद्धांत ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। तारा को ऐसा करते ही उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो उसके चेहरे को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। उसके दोनों गालों को एक हाथ से थोड़ा कसकर दबाता है। तारा को दर्द होने लगा। उसने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, मैंने कहा खाना खाओ। लगता है तुम्हारे अंदर मेरा जरा सा भी खौफ नहीं है। कोई बात नहीं, लड़ कर मैं तुम्हें सब याद दिलाता हूँ। ये बोलकर वो उसका गाल जोर से दबा रही है। तारा के मुंह से एक तेज आ निकल जाती है और उसका मुंह खुल गया। सिद्धांत ने एक निवाला उसके मुंह में ठूस दिया। वो खा नहीं पा रही थी। एक तो सिद्धांत का डर, दूसरा उसने उसके गाल को पूरी तरह दबा कर रखा था। वो बोला, खाओ। तारा रोने लगी। उसके आंसू देखकर सिद्धांत थोड़ा सा शांत हुआ और उसका चेहरा छोड़ दिया। अपना चेहरा छोड़ते ही वो जल्दी से खाने लगी। हालांकि उसे दर्द हो रहा था, पर उसका दर्द उसे खाने से मजबूर कर रहा था। सिद्धांत उसे इस तरह खाते देख बोला, घुट कर। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ डर कर उसका चेहरा देखती है। उसके गालों पे, उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। सिद्धांत ऑलरेडी थोड़ा नर्म पड़ गया। उसे याद आ गया उसने बुरी तरह उसे डरा दिया था, पर वो उसने अपने मन को समझाता है कि वो प्यार से तो मान नहीं रही थी, तो उसे ये करना ही पड़ा। सो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 10, ड्रीम पैलेस होटल। रणदीप राठौर और सिद्धांत दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। उन्होंने सामने टेबल पर एक फाइल रखी हुई थी और वो बड़ी गंभीर चर्चा से एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वो आंखों में ही एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। सिद्धांत ने धीरे से अपनी सिगरेट जलाई और एक कश लेते हुए उसकी ओर देखने लगा। रणदीप उससे बोला, ये रही फाइल और इसमें तुम इस वक्त का पूरा प्रोसेस देख सकती हो। सिर्फ 20% काम बचा है, ऑलमोस्ट डन है। तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तुम मेरी बेटी को कब वापस भेज रहे हो? चली जाएगी, डोंट वरी, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। फिर वो थोड़ा शातिर तरीके से मुस्कुरा कर बोला, पता नहीं क्यों पर ये वाला फादर तोड़ देने का दिल करता है। उसका ऐसे बोलते देख रणदीप राठौर तिलमिला उठा और गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर उसे कुछ बोलता उसके पहले सिद्धांत ने गहरी आंखों से उसे घूरते हुए बोला, तुम भूल रहे हो कि वो अभी भी मेरे पास है, और अगर तुमने ज़रा से भी गुस्ताखी की उसके लिए मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर वो अपने कंधों पर हाथ फेरते हुए बोला, वैसे तुम्हारी बेटी है बड़ी टाइम, मुझे पता नहीं मैं खुद को क्यों रोक रहा हूँ। अब तो मैं वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रणदीप ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ चढ़ दिया। वो अपनी लाल आंखों से घूरता हुआ गुस्से से चीख रहा था, यू बस्टर्ड, मेरी बेटी से दूर रहना वरना मैं तुम्हें। आगे की बात वो बोल नहीं पाया क्योंकि सिद्धांत उसके चेयर से उठकर उसके कंधों को जोर से दबाते हुए नीचे बैठकर धीरे से उसके कान के पास बोला, डील तो डन हो गई थी, डील तो डन हो गई है,
पर अब तुम्हें तुम्हारी बेटी नहीं मिलेगी जब तक मैं उसके साथ जी बढ़कर खेल ना लूँ। जाओ, जो करना है कर लो, बचा सकती हो तो बचाने की कोशिश कर लो। इतना बोलकर वो रणदीप राठौर के कंधे को पकड़कर एक झटके से खड़ा होकर के पीछे की ओर धक्का दे रहे और थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, नाउ गेट आउट। वो कहने ही वाला था कि तभी उसे किसी लड़के ने थाम लिया। रणदीप संभल कर उसकी तरफ देखा। वो कोई 25 साल का लड़का होगा, दिखने में काफ़ी सुलझा हुआ लग रहा था। रणदीप बोला, थैंक्स, इट्स ओके अंकल, मैं देखता हूँ। इतना बोल कर वो लड़का सिद्धांत की ओर बढ़ा, पर रणदीप उसको रोक कर बोला, रहने दो बेटा, वो हमारी आपस की बात है, तुम हमारे झगड़े में मत पड़ो। इतना बोलकर रणदीप वहाँ से निकल गया। सिद्धांत अपनी आंखों पे गॉगल चढ़ाकर थोड़ी देर सिगरेट के कश पर है, फिर वो वहाँ से निकल गया। वहीं जब रणदीप वहाँ से निकला तो वो बहुत परेशान था कि वो काफ़ी गहरी सोच में था कि अब वो क्या करे। वो सोच रहा था उसे गुस्से में कुछ नहीं करना चाहिए था। अब तो सिद्धांत ने उसकी बेटी को वापस करने से मना कर दिया था। वो काफ़ी देर तक सोचते हुए खुद से बोला, मुझे कुछ भी करके शुभा को कुछ भी पता नहीं चलने देना है, पर मैं क्या करूँ। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तो उस हैवान ने अपनी मेरी बेटी को बचाने का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि सामने से एक कार में उसे टक्कर मार दी। रणदीप वहीं गिर गया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई, पर कोई इंसान मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। संजोग से वहाँ से वही लड़का गुजरा जो उसे होटल में गिरने से बचाया था। वहीं रणदीप को उस हालत में देखकर वो दौड़ा आया और बोला, अरे अंकल। जब वो आगे आया तो भीड़ में से एक और इंसान मदद के लिए आया। उन दोनों ने मिलकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गए। रणदीप के सर पर चोट लगी थी और उसका दायां हाथ काम नहीं कर रहा था। शायद उसकी हड्डी टूट गई थी। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। वो बस एक ही बात की रट लगाया था कि शोभा, तुम चिंता मत करो, वो तारा को ले आएगा, तुम चिंता मत करो। इतना बोलकर वो फिर से बेहोश हो गया। पूरे 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने दानिश से सीखा। अब वो खतरे से बाहर है। दानिश ने डॉक्टर को थैंक यू कहा और पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। डॉक्टर ने हाँ कहा। हाँ, मिल सकते हैं, पर उनके फ़ोन में लगातार कॉल आ रहा है, मैं पहले उसे अटेंड कीजिए। इतना बोलकर डॉक्टर ने एक नर्स को इशारा किया। वो नर्स से फ़ोन दानिश को देखकर चली जाती है। दानिश फ़ोन से बहुत सारे मिस कॉल देख रहा था। वहीं जब फिर से कॉल आया तो उसने अटेंड किया। उधर से एक औरत की धीमी सी डांटने वाली आवाज़ आई, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, कितनी देर से मैं कॉल कर रही हूँ। दानिश बीच में ही बोला, वो अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। उसकी आवाज़ सुनते ही वो औरत हल्के से चीखी, क्या एक्सीडेंट। और एक पल को सुन हो गई। दानिश उन्हें रिलैक्स करते हुए बोला, आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब वो खतरे से बाहर है, आप आराम से आइए। इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और सीधा रणदीप से मिलने गया। उनका फ़ोन उन्हें देते हुए बोला, अंकल ये रहा आपका फ़ोन। और आप कैसे हैं। रणदीप हल्के से बोला, मैं ठीक हूँ। दानिश उनके हाथों को पकड़ कर बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने आंटी को बता दिया है, वो आती ही होगी, और अब आप आराम कीजिए। रणदीप हल्के से मुस्कुरा रहे थे। वो फिर बोला, अंकल मैं अपना नंबर आपके फ़ोन में सेव कर लेता हूँ, आपको कोई भी काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। रणदीप फिर से बोला, थैंक यू बेटा। वो हल्का सा मुस्कुराया और वहाँ से निकल गया। वहीं तब तक रणदीप के सारे आदमियों को पता चल चुका था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग 5 मिनट के अंदर पूरे हॉस्पिटल में फैल गए। थोड़ी देर बाद शोभा कार से निकली। उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनके साथ ही उनके घर की पुरानी नौकरानी भी थी, जिन्होंने वो फैमिली मेम्बर की तरह समझती थी। आज उसी ने शोभा का संभाल रखा था। वो दोनों जैसे ही हॉस्पिटल में आई, रणदीप के आदमी ने उनको ग्रीट करते हुए बोला, चलिए मैम, सर इधर है, और उन्हें लेकर सीधा रणदीप के रूम में चले गए। वहीं जैसे ही शोभा रणदीप को उस हालत में देखती है तो गुस्से और डर से मिली उन पे बरस पड़ी।
अब अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वो लगभग 5 मिनट तक उनको डांटती रही। फिर रणदीप उसे इशारे से अपने पास बुलाता है और अपने होठों को बुदबुदाती हुई शुभा को लगा वो कुछ कहना चाहता है। बीमार होने के कारण वो बोल नहीं पा रहे। वो धीरे से उनकी ओर बढ़ गई। सो क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।